हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे कुछ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो मूल बातें हम कह सकते हैं सामान्यतः, उनसे क्वेश्चंस को आज करेंगे और डिटेल में समझेंगे उससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है। इसको मैं समझाने के लिए 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। 3 टाइप कहा जाता है। तो सबसे पहला आता है जिसे बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोला जाता है? पूंजीवाद। ठीक है। उसके बाद आता है जिसे बोलते हैं समाजवाद। तीसरा जो प्रकार आता है इसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म, इसे सोशलिज्म, और तीसरा जिसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इन सभी पे अर्थव्यवस्था। अब देखो, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित का मतलब क्या है। जहां पर सारा कंट्रोल, फैक्ट्री, उद्योग, मार्केट का सारा कंट्रोल जहां गवर्नमेंट के पास होता है, जहां पर कहा होता है गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार के पास, वो सारा क्षेत्र किस में आ जाता है? समाजवाद के अंदर आ जाता है। जिन सभी का कंट्रोल, ये सब किसके पास होता है? निजी क्षेत्र के पास होता है। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पुराने टाइम में शुगर मिल थी, तो शुगर मिल किसके अंडर में आती थी? गवर्नमेंट। क्योंकि हमारा भारत क्या था, पहले समाजवाद की ओर था। ठीक है। उसमें 1991 के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब आया। ये आगे क्लासों में आपको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। पर अभी भारत क्या है, भी सभी स्वामित्व आपने देखा होगा किसके पास है? निजी कंपनियों के पास है, तो वो पूंजीवाद है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है? जो देश पूंजीवाद है, जैसे चाइना, रशिया, ये सब क्या है? यूएसए, कनाडा, ये सब एक पूंजीवाद के बेटर एग्जांपल है। और समाजवाद हम कह सकते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, जहां पर सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? सार्वजनिक क्षेत्र के पास रहता है। वैसे ही पूछा जाता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किससे रिलेटेड है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो रिलेटेड है वो सार्वजनिक और निजी, यानी कि निजी क्षेत्र का भी हाथ है और किसका है? सरकार का भी हाथ जहां पर होता है, वो जो अर्थव्यवस्था है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इसके साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बैंकिंग, करियर, रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। भी ये कौन कौन से जो है, तीन जो है कि कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। देखो, दुनिया के अंदर हम कहते हैं जितने भी काम है उन सबको मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किस किस पार्ट में बांटा गया है? तो सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीयक क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी क्षेत्र भी कहा जाता है। और जो तीसरा आता है उसे तृतीयक भी कह देते हैं, या फिर जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखो, वो काम जो हम डायरेक्ट प्रकृति से कर रहे हैं वो सारे किस में शामिल किए जाते हैं? प्राथमिक के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे कृषि डायरेक्ट किससे है? प्रकृति से, नेचर से, तो एग्रीकल्चर। दूसरा मान लो पशुपालन है, वो भी किससे है? डायरेक्ट पशुपालन। ये भी किस में आ जाएगा? डायरेक्ट प्रकृति है। खुदाई का काम हम कह सकते हैं, माइनिंग जिसे कहते हैं, खनन कहते हैं। ठीक है। वो भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक में, क्योंकि प्राथमिक में क्या है? सब काम होते हैं। ठीक है, जो नेचर से रिलेटेड है। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पर विनिर्माण होता है। थोड़ा और सरल भाषा से मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन किस में आ जाएगा? प्राथमिक है। कॉटन से क्या बना रहे हैं? शर्ट बना रहे हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और जहां पर किस चीज का काम आता है? विनिर्माण का। कच्चे माल को परिवर्तन किया जाता है आगे फिनिश गुड में या फाइनल गुड के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विनिर्माण। तो द्वितीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? विनिर्माण। तृतीयक, इन दोनों क्षेत्रों को जो सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गए, या जो भी प्रोफेशन है, ये सभी किस में आ जाएंगे? तृतीयक में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा है? बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, बैंकिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? टर्शरी कहा जाता है। तो टर्शरी के ये एग्जाम्पल है। उसके बाद 2 नए कॉन्सेप्ट और आए हैं जिसको बोला जाता है पंचम, और क्या कहा जाता है? चतुर्थ। तो चतुर्थ और पंचम जो है, जहां पे हाई लेवल डिसीजन की बात की जाती है, वो तो आ जाता है चतुर्थ के अंदर। और पांचवें में आ जाता है जहां पर रिसर्च, सॉरी फोर्थ में आता है रिसर्च की बात, और पांचवें में आ जाता है जो हाई लेवल के डिसीजन, जैसे पीएम और ये सब बड़े बड़े लोग जो डिसीजन करते हैं।
उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि सबसे पहले तो एक बुक का नाम आता है अर्थशास्त्र। ठीक है, जो किसने लिखी थी, आचार्य चाणक्य ने लिखी। तो बताइए भी, आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक कौन हुए, तो अर्थशास्त्र के जनक होंगे एडम स्मिथ। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक के अंदर पॉलिटी के बारे में बताया गया था। और पुराने समय में जो राजनीतिक विज्ञान है और इकोनॉमिक्स है वो एक ही होता था। क्यों, क्योंकि आप सभी ने ये देखा होगा कि अर्थव्यवस्था जिसकी मजबूत होती है, पावर पॉलिटिकल भी उसी के पास होती है। ठीक है, तो फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था 1776 में, एक बुक बनाई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक लिखी थी किसने, ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने बुक लिखी जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर द वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको क्या बताया, धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स को क्या कहा, धन का विज्ञान। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, यानी कि पिता या फिर जनक जिसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है, तो इनका आंसर हो जाएगा क्या, एडम स्मिथ। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने सोशलिज्म के बारे में बताया था, जो कम्युनिज्म हम जिसे कहते हैं, साम्यवाद के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम माल धन का अन्य देश की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाती है। कहने का मतलब है, साधारण सी शब्दों में अगर मैं ये बात कहूं कि अगर एक देश जैसे मान लो भारत है, इस भारत के अंदर कोई भी आयात नहीं हो रहा, कोई भी निर्यात नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी आयात नहीं है, कोई भी निर्यात नहीं हो रहा, तो वो देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है कि यहां से मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कृषि। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा होगा गंगानगर से कितनी चीजें बनती है कि हाँ भाई ऑरेंजेस बनते हैं, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जब अगर हम अन्य देश में ना बेचेंगे तो फिर देखेंगे भाई हमारे इंडिया में तो ओडी कंपनी भी आती है, मर्सिडीज भी काम कर रही है, रोलेक्स की वॉच भी आ रही है। यानी कि अदर देश की जो भी वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात अगर नहीं होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी कौन सी होगी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, एक ओपन इकोनॉमी है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, अन्य देशों से आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आते हैं। बताइए भी किस क्षेत्र में आएंगे ये सभी। ठीक है, तो अभी हमने बात की जहां काम प्रकृति से रिलेटेड होता है वो सब किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। ये सब क्या रह जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भी। ठीक है, और इसे अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप क्या अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसके साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली में होता है। ठीक है, बताइए भी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, ऑनलाइन विनिमय। आपको बता दूं इस सिस्टम की बात की जा रही है, कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम, करेंसी एक्सचेंज, ऑनलाइन एक्सचेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम है जहां पर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, मतलब गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स होता है। करेंसी एक्सचेंज जो आज हमारे भारत में या पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है कि करेंसी जहां पर यूज की जाती है। बताइए भी वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय के अंदर ना कुछ समस्याएं होती है। पहले प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, भाई चावल है उसके बदले गेहूं ले लिए, किसी के पास आम है तो सेब ले लिए, मतलब ये चलता रहता था, अन एक्सचेंज होते रहते थे। तो इसमें क्या समस्या है, इसमें काफी समस्याएं आने लगी। एक तो समस्या आई थी सबसे पहली कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं बैठता था। आवश्यकताओं का आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं संयोग नहीं बैठता था। क्यों, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास चावल है, उसे गेहूं चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि जिसके पास गेहूं उसको भी चावल चाहिए। तो ये भी समस्या एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी एक समस्या आती है कि मूल्य एक साथ बराबर में नहीं मिलता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास गाय है, जिसके पास 4 गायें हैं और उसको बदले में कुछ बकरियां चाहिए। या आप एक बिल्कुल साधारण सा एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई आपके पास एक पेन है, तो पेन के बदले क्या हमें कोई नोटबुक देगा, नहीं देगा, तो मूल्य इक्वल नहीं होता था। तो उसके बाद मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है,
तो बार्टर सिस्टम की बात की जाती है। ये कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम, जहां पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग रहता है, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक बकरी है, तो क्या वो एक बकरी, उसको मान लो गाय चाहिए, तो क्या वो उसके बदले दे सकता है? क्या गाय वाला देगा? नहीं देगा कभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वल चीज नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि आर्थिक समस्या का मुख्यतः कारण उत्पन्न होता है। बताइए भी क्या कारण है जो सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला आएगा महंगाई होने पर, यानी कि इन्फ्लेशन होने पर। बिल्कुल, महंगाई होने पर आर्थिक समस्याएं कुछ ना कुछ आती है, पर उसके साथ में कुछ और भी चीजें होती है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, या संसाधनों की कमी के कारण। दूसरा है जनसंख्या से। क्या जनसंख्या से आर्थिक समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, गरीबी से, देखो आर्थिक समस्या है तो ही गरीबी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें सभी सही लगते हैं, पर हमें बेटर की तरफ जाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सही बात इसमें कौन सी है? वो है संसाधनों की कमी। अगर संसाधनों की ही कमी हो गई तो सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या किसी के पास, एक के पास भी चीज नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा? आर्थिक समस्या आएगी। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आज, ठीक है, कि डैश एक तृतीयक गतिविधि है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। बताइए भी कौन सी है टर्शरी सेक्टर? परिवहन, कृषि, मत्स्य पालन या उद्योग धंधे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्या? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन क्या है? एक तृतीय, जहां पर हमें सेवाएं मिलती है, वो कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। कृषि कौन सा है? कृषि तो हो गया प्राथमिक, और मत्स्य भी कौन सा हो गया? प्राथमिक, और उद्योग धंधे कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये सब सेक्टर रहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय संपत्ति की प्रकृति और कारण की जांच किस अर्थशास्त्री की प्रभावशाली कृति है? ये किसने इसका बताया था? ठीक है, तो इसमें जो रहेगा आंसर वो रहेगा एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले संपत्ति की प्रकृति और इसके कारण की जांच के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराधान का सिद्धांत, कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसे कहा जाता है? यह प्रतिपादित किया था एडम स्मिथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किस अर्थशास्त्री ने कहा? यह भी आंसर किसका हो जाएगा? इसका भी आंसर एडम स्मिथ है, जिसने एक बुक लिखी थी। कौन सी? इनकी बुक थी 1776 में, जो अभी मैंने बताई, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधन का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। अभी बताया था कि निजी स्वामित्व जब होता है तब उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित। बताइए क्या होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। पूंजीवाद के पास किसके पास होता है? निजी स्वामित्व, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास क्या होता है? सभी उद्योग धंधे ये सब। और समाजवाद का एग्जाम्पल क्या है? सरकार के पास। और मिश्रित में क्या आ जाएंगे? दोनों। मिश्रित में क्या रहेगा? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? बताइए भी कौन सी नहीं है? तो सबसे पहला जो रहेगा वो क्या कि एक तो कृषि, कृषि प्राथमिक है। मछली पकड़ना, फिशिंग भी है। दूसरा जिसे खुदाई यानी कि माइनिंग कहा जाता है, खनन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये तीनों सेक्टर क्या है? प्राथमिक में आएंगे। और कौन सा नहीं है? तो कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, जहां पर बात की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की या फिर रिकंस्ट्रक्शन, विनिर्माण के बारे में, ये सब क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है? बताइए भी राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ देश में ग्रोथ जो है, क्या सिर्फ देश की जो ग्रोथ है यानी कि सिर्फ आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है क्या? कि देश की सिर्फ जीडीपी बढ़ जाए, देश की सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाए? ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डेवलपमेंट। दूसरी बात की जाती है आर्थिक विकास की। सिर्फ जैसे भारत जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग तीसरे नंबर पर हमारे देश की जीडीपी आती है, पर भारत आज फिर भी एक गरीब देश है, क्योंकि 20 से ज्यादा करोड़ की यहाँ पर जनसंख्या। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है पर डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब शिक्षा नहीं है, ठीक है, या फिर किस चीज पे सुधार किया जाना चाहिए? शिक्षा पे किया जाना चाहिए, रोजगार पे किया जाना चाहिए। तो जहां बात आती है डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि आर्थिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, सभी वर्गों का विकास जरूरी है, जहां पे पॉवर्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, फूड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसमें है डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस। सभी वर्गों को क्या मिलना चाहिए? सभी वर्गों को मिलना चाहिए। ठीक है,
और नेक्स्ट है जॉन मेडान कीन्स, जो अपने एक आर्थिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, किस देश के निवासी हैं? बताइए भी, जॉन मेनार्ड जो है, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो किस देश से संबंधित है? बिल्कुल इसका आंसर जो रहेगा, इसका रहेगा इंग्लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य ह्रास डैश के मूल्य में हानि होती है। बताइए भी, मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास जिसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी वस्तु की मूल्य अगर कम हो जाए उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपए का, ठीक है, एक मोबाइल फोन परचेज किया 20,000 रुपए, क्या एक साल बाद भी उसकी कीमत उतनी रहेगी क्या? एक साल बाद तो क्या शोरूम के बाहर आते ही उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि उस वस्तु पर क्या लग गया? डेप्रिशिएशन। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। कुछ भी पैसा अगर घट जाता है, मान लो किसी के पास बाइक है 50,000 रुपए की, तो एक साल बाद क्या उसकी कीमत 50,000 रहेगी? नहीं, वो हो सकता है कि 35-40 हो जाए। क्या नेक्स्ट टाइम और कम नहीं होगी? अगले साल बिल्कुल होगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास हमेशा किन चीजों पर होता है? मशीनरी वाली चीजों पर होता है। तो यहां जो रहेगा श्रम व्यय उद्यमी, तो जो डेप्रिसिएशन है वो किस पर रहेगा? मूल्य ह्रास। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए भी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो जो वस्तु की मांग है, यानी कि घटिया वस्तु की मांग है, तो वो मांग बढ़ेगी या कम होगी? बताइए। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महीने की इनकम कर रहा था पहले 10,000 रुपए, और आज कुछ सालों बाद उसकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए पर मंथ। तो क्या मुझे ये बताओ कि ये व्यक्ति जो इस मजबूरी के समय में सस्ती चीजें खरीद रहा था, हो सकता है कि वो घटिया चीजें भी खरीद रहा हो, चीपेस्ट, क्या वो इनकम बढ़ने पर, यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो घटिया चीजों को खरीदना क्या कर देगा? कम कर देगा। इसमें क्या आ जाएगा? नकारात्मक। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है जिसमें क्या फर्क पड़ेगा? नकारात्मक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लग्जरी आइटम होती है तो उस पर क्या पड़ता, तो और महंगी हो जाती है। ठीक है, तो इन पर क्या होगा? जो वस्तु की कीमत क्या होगी? घट जाएगी, और अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो। नेक्स्ट है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखो, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं, दो प्रकार कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है व्यष्टि, एक को बोला जाता है व्यष्टि, दूसरे को बोला जाता है समष्टि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं मिक्स, इसको बोलते हैं मैक्रो। देखो नाम से क्लियर है, यहां पर ए है, यहां आई। आई का मतलब इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन। ए का मतलब ऑल, यहां से व्यक्तिगत कर सकते हैं, समष्टि से समस्त कर सकते हैं। जहां पर किसी एक व्यक्ति के, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो तो आ जाता है माइक्रो में। जहां पूरे देश की बात की जाती है, जैसे राष्ट्रीय इनकम एक व्यक्ति की होती है सभी की, तो राष्ट्रीय इनकम आएगी मैक्रो के अंदर। बजट एक जने के लिए निकाला जाता है या पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए, तो वो किस में आ जाएगा? समष्टि। तो बताइए, मजदूरी, लगान, या फिर हम जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट, लाभ, ठीक है, वेजेस, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी अवधारणाओं का अध्ययन जो है वो किस शाखा के अंतर्गत आएगा? ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाती है, तो एक व्यक्ति की जहां बात आ जाएगी वहां पर क्या आ जाएगा? माइक्रो आ जाएगा, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि किस किस के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? रोजगार के बारे में। क्या रोजगार एक व्यक्तियों के लिए निकाला जाता है? सभी के लिए, सभी के लिए। बजट, बजट एक व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए, तो पूरे देश में आ जाएगा समष्टि में। और गरीबी, गरीबी सिर्फ एक व्यक्ति की अध्ययन की जाती है, पूरे देश की, तो पूरे देश की। ठीक है, और इसके साथ में गरीबी, बजट, रोजगार, राष्ट्रीय आय जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, तो ये भी पूरे देश की है, एक के लिए राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये सभी के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आय और रोजगार सिद्धांत। भाई इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है वो देश के किस शाखा में आएगी? पूरे देश के लिए बात की जाती है, एक व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए। जहां सभी की बात आएगी वहां आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। के बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूती रेशे से कपड़े की बुनाई आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आएगी? बताइए भी, सूती कपड़े से, रेशे से क्या बना रहा है? कपड़ा बनाया जा रहा है। जहां पर बात आती है विनिर्माण, तो यहां हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? विनिर्माण। तो विनिर्माण जो है वो क्या आ जाएगा? विनिर्माण जो आएगा
वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। इसके साथ आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस आर्थिक व्यवस्था में सरकार यह निर्णय लेती है कि सामान की आवश्यकताओं के अनुरूप किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, देखो जहां पर सरकार फैसले लेती है ना कि किसी भी प्राइस की क्या की जाए, कि कीमत कितनी होनी चाहिए, जहां पर सरकार का नाम आता है कि सरकार इस चीज के बारे में जांच करती है, सरकार ही क्या कर रही है, निर्णय ले रही है, तो ये सब जो आता है वो किस में आता है, समाजवाद के अंदर। ठीक है, ये क्या करेगी भी, कोई भी वस्तु बननी है तो किसके हिसाब से बननी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सरकार क्या करती है, 20 रुपए से हमसे कोई चीज लेती है और उसे डिपो पर 1 या 2 रुपए में दे देती है, तो वो एक समाजवाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कीमत भी निर्धारण किसने किया, 2 रुपए, तो सरकार ने किया। जहां पर बाजार शक्तियां निर्धारण करती है, ठीक है, वो कौन सा होता है, पूंजीवादी। और भारत एक क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाजवाद। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं से पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, बताइए भी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषता रहेगी। एक तो है निजी संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, कि निजी संपत्ति का अधिकार मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास जब भी अधिकार होगा, यानी कि निजी व्यक्ति के पास, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, पूंजीवाद का। ठीक है, दूसरा है प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व। क्या प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व रहता है, बिल्कुल रहता है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एक चीज कर रही है, वो हमें किसी रेट पर वो चीज प्रोवाइड करवा रही है, तो हमें उसी पर लेना पड़ता है। पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास कितने तरह की नोटबुक है जिस पे आप लिख रहे हो, भाई एक तो क्लासमेट की आ रही है, नवनीत की आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन है अलग अलग कि हम किसे भी ले सकते हैं। भाई ये 100 रुपए की है तो ये 90 की मिल रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी का ओनर होता है उसे प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन देखना पड़ता है, बिल्कुल देखना पड़ता है। कॉम्पिटिशन होता है जितना पूंजीवाद होगा, क्योंकि हमारे पास कितने एग्जाम्पल है, मोबाइल कितने आ रहे हैं, ओप्पो, वीवो, शोमी, जियोनी, कितने टाइप के आ रहे हैं, तो ये सब का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा का मकसद। क्या सेवा का मकसद रहता है पूंजीवाद में, बिल्कुल नहीं, सेवा का मकसद नहीं रहता। उपभोक्ता को पसंद की स्वतंत्रता, क्या उपभोक्ता को पसंद की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो है कि उपभोक्ता को उसकी पसंद की स्वतंत्रता, बिल्कुल, जितने ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रिसोर्सेज होंगे, हम उतनी ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमारे पास सुविधाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर जो है यहां पर रहेगा कि ओनली 3। ओनली 3 यानी कि किसका, सेवा इनका मकसद नहीं होता। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के कारण विकसित अर्थव्यवस्था में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है। कहने का मतलब है कि ऐसे देश जो विकसित है, विकसित का मतलब जहां पर सभी के पास एजुकेशन है, सभी की इनकम अच्छी है, वेल सेटल्ड उनकी इकोनॉमी है, रोड्स अच्छी है, ट्रांसपोर्ट, हर चीज की सुविधाएं है। ठीक है, तो वहां के जो सरकार है उसका खर्चा किस चीज पर कम रहेगा, क्या देश की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में उतना ही पैसा लगेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगेगा, आंतरिक फैसलों में लगेगा, किस चीज में कम रहेगा, तो कल्याणकारी कार्यक्रमों में। अगर मान लीजिए भारत के अंदर गरीबी ना हो तो सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं लाने पड़ेंगे। जैसे अभी देखा होगा कि राहत कैंप चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज के लिए भी, जो भी हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर पॉवर्टी है उसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम में खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चा क्या हो जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था का कम हो जाता है। और भारत एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि कल्याण कार्यक्रमों में पैसा कम। ठीक है, और आज हम इतने क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए और पैरामाउंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।